हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विद कैरियर में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, किस प्रकार के वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? किस प्रकार के वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, जैव विविधता क्षय का प्रमुख कारण क्या है? जैव विविधता क्षय का प्रमुख कारण क्या है? तो जैव विविधता क्षय का प्रमुख कारण जो है वो है ऑप्शन नंबर 3 सही है, बढ़ती मानव जनसंख्या। इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में जैव विविधता के 2 प्रमुख स्थल कौन से हैं? भारत में 2 जैव विविधता के प्रमुख स्थल कौन से हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, मतलब पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, ये दोनों ही जैव विविधता के प्रमुख स्थल हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आता है, बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब मिला था? बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब मिला था? तो जो इसका सही आंसर है वो तो है 1972 में। अगर क्वेश्चन कहीं ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि जैसे बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था, तो उसका जो सही जवाब होगा वो होगा सिंह। सिंह जो इस बाघ से पहले था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, किसी क्षेत्र या प्रदेश के प्राणियों की जनसंख्या के सामूहिक रूप को क्या कहा जाता है? किसी क्षेत्र या प्रदेश के प्राणियों की जनसंख्या के सामूहिक रूप को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3, फौना। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, किस प्रजाति का बाघ सबसे शक्तिशाली होता है? वो कौन सी ऐसी प्रजाति है कि जिसका बाघ जो है वो सबसे अधिक शक्तिशाली होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 है, साइबेरियाई बाघ। ये सबसे शक्तिशाली होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही जवाब है वो तो है ऑप्शन नंबर 3, 1935 में। और ये है कहाँ? अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है सर मैल्कम हेले ने की थी। ये भी तथ्य याद रखें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, वर्ष 2012 में विश्व धरोहर सूची में भारत के किस क्षेत्र को शामिल किया गया है? वर्ष 2012 में विश्व धरोहर सूची में भारत के किस क्षेत्र को शामिल किया गया है? तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर पहला, पश्चिमी घाट। इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1973 ईस्वी में
देश में कितने क्षेत्रों में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1973 ईस्वी में देश में कितने क्षेत्रों में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, 9 क्षेत्रों में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, भारत में राष्ट्रीय वन्य जीव अपराध निरोधक ब्यूरो का गठन कब किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, 17 मार्च 2005 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, भारत सरकार ने वन्य जीव प्राणी सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार ने वन्य जीव प्राणी सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, 1972। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, भारत की पवित्र नदी गंगा किस शहर के निकट सबसे अधिक प्रदूषित है? भारत की पवित्र नदी गंगा किस शहर के निकट सबसे अधिक प्रदूषित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है कानपुर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, डीडीटी का प्रभाव पर्यावरण में लगभग कितने वर्षों तक रहता है? डीडीटी का प्रभाव पर्यावरण में लगभग कितने वर्षों तक रहता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला ही है, 20 वर्षों तक रहता है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, किस धातु से त्वचा कैंसर होने की संभावना रहती है? किस धातु से त्वचा कैंसर होने की संभावना रहती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले वाहन तथा यंत्र सबसे अधिक कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन तथा यंत्र होते हैं सबसे अधिक कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर पहला ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, कितनी तीव्रता के बाद ध्वनि मनुष्य के लिए अत्यंत असुविधाजनक होती है? कितनी तीव्रता के बाद ध्वनि जो है वो मनुष्य के लिए अत्यंत असुविधाजनक होती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, 120 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया? तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, 23 मार्च 1974 को। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, वायुमंडल में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पेट्रोल से किस वस्तु को निकाल दिया जाता है? वायुमंडल में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पेट्रोल से किस वस्तु को निकाल दिया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, सीसा। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला ही है, बीओडी परीक्षण। इसका मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इससे क्या है, जल में प्रदूषण की मात्रा नापी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, झील के जल में एस्बेस्टस के सांद्रण में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण किस प्रकार का कैंसर होता है?
जैसे झील के जल में एस्बेस्टस के सांद्रण में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण किस प्रकार का कैंसर होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो पहला ही ऑप्शन है, फेफड़ों का कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, विश्व के संकटग्रस्त एवं विलुप्त प्राणियों से संबंधित रेड डाटा सिस्टम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो सही जवाब है, रेड डाटा की शुरुआत जो है 1963 में की गई थी, 1963 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व में प्रथम सम्मेलन कब आयोजित किया गया? पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व में प्रथम सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो इसका जो सही जवाब है वो है 1992, और ये हुआ कहाँ था? रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला, 18वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 18 का आयोजन कहाँ किया गया था? 18वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 18 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है कतर की राजधानी दोहा। कतर की राजधानी है ये दोहा, और ये 2012 में हुआ था। कब हुआ था? 2012 में, कतर की राजधानी दोहा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान की फुल फॉर्म है तो नीरी कहलाती है, नीरी। और इसका ये संस्थान है कहाँ? तो इसका जो सही जवाब है वो महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, चमगादड़ को। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, अम्लीय वर्षा में क्या अधिक मात्रा में रहता है? अम्लीय वर्षा में क्या अधिक मात्रा में रहता है, या यूँ कह सकते हैं अम्लीय वर्षा जब होती है तो किसकी मात्रा अधिक हो जाती है, तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का सर्वोत्तम सूचक क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 है, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, पारिस्थितिक तंत्र तत्वों के चक्र को कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र तत्वों के चक्र को कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर पहला ही, जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा सर्वप्रथम किसने दी थी? पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, एजी टेंसले ने। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, एक खाद्य श्रृंखला से दूसरे खाद्य श्रृंखला में जाने पर ऊर्जा का ह्रास कितने प्रतिशत होता है? अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एक खाद्य श्रृंखला से दूसरे खाद्य श्रृंखला में जाने पर ऊर्जा का ह्रास कितना होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ह्रास तो होता है 90%। अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि एक खाद्य श्रृंखला से दूसरे खाद्य श्रृंखला में, एक या खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का स्थानांतरण कितने % होता है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण सीधी सी बात है, अगर ह्रास मतलब 90% होता है तो स्थानांतरण केवल 10% ही होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन शामिल हैं।
अगर 90% ह्रास होता है तो 10% स्थानांतरण भी होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, एक दिवसीय, मतलब एक दिशा में ही होता है ऊर्जा का प्रवाह जो है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही है। इसी के साथ नमस्कार फ्रेंड्स, आप